बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिसर्च इन साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसके अंदर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएबल्स की टाइप्स देख ली थी। आज हम आगे बढ़ाएंगे इसी सीरीज़ को हमारी को, और स्टेप्स इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, या आप कह सकते हैं रिसर्च के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले उसके अंदर जो स्टेप होता है या पॉइंट होता है हमारा, वो है फार्मूलेटर टेस्टेबल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है। हाइपोथेसिस डेवलप अ क्लियर टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। अभी आप किस बेस पे बना रहे होते हो, आपको जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या जो आपको लग रहा होता है कि सोसाइटी के अंदर या हमारे आसपास या आपकी प्रॉब्लम या सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर उसको आप क्या करते हो, फर्दर अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद आप देखते हो कि आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट यानी कि आप क्या करना चाहते हो रिसर्च में, उसकी बेस पे आप क्या करते हो, अपना हाइपोथेसिस जो है डेवलप कर लेते हो। ये पहला स्टेप आ जाता है उसके अंदर। टू बी टेस्टेबल साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉर्मुलेटेड प्रिसाइजली एंड द वेरिएबल्स अंडर स्टडी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस है और उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, पता उसके अंदर वाजे पता चल रहा हो कि ये बात क्या की जा रही है, किस किन वेरिएबल्स को फोकस किया जाना है। रिसर्चर्स एक्टिवली दीज क्लियर अचीव दीज क्लियर फॉर्मुलेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द रेलेवेंट वेरिएबल्स। अब वो ये हम किस की मदद से कर रहे होते हैं, हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स की मदद से कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होता है ये हमने बड़े डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हाउ यू बेसिकली मेजर योर वेरिएबल्स इन योर पर्टिकुलर रिसर्च। ठीक है, दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ दैट वेरिएबल। ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपको बनी बनाई मिलेगी, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तो आप बेसिकली क्वांटिटेटिव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हम उसको कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट स्केल्स यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी आप अपनी डिफाइन कर सकते हो, ऑपरेशनल डेफिनेशन अपनी बना सकते हो। मे बी आप एक से ज्यादा स्केल्स यूज कर रहे हैं तो आप आपके लिए वो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हो सकती है कि आप एक से ज्यादा स्केल्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर एक ही स्केल के अंदर सम टाइम एक से ज्यादा सब स्केल्स होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। ये रिसर्च इतनी मजेदार चीज है ना कि ये आपको रट्टा लगाने से कभी नहीं आती। ये मैंने सीखा है ना, जो मैंने सीखा है और हमारे उस्तादों से जो सुना है कि रिसर्च कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आती। आपको इसको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, आपको रिसर्च को समझना है। अगर आप समझ लेंगे ना तो फिर चीजों को कैसे मोल्ड करना है, किस तरफ को लेके जाना है, किस एंगल पे लेके जाना है, ये आप खुद ही कर लेते हो। इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, इस इतना मतलब आपकी ग्रिप हो जाती है चीजों पे। अब अगर हम मतलब एक आम स्टूडेंट से पूछें जिसकी जिसकी डेप्थ में जाके ग्रिप ही नहीं है चीजों पे, तो वो कहते हैं ना लकीर का फकीर बन के चलेगा। वो जैसे उसको बता दिया जाएगा वैसे करेगा, या जैसे होता है वैसे करेगा। वो अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी डाल ही नहीं पाएगा रिसर्च के अंदर। क्योंकि क्रिएटिविटी डाल ही नहीं पाता, इसलिए कोई नई रिसर्च वो बना भी नहीं पाता या कोई यूनिक टॉपिक निकाल भी नहीं पाता। हालांकि हमारे पास आइडियाज बहुत सारे होते हैं कि यार इस पे भी होनी चाहिए, हमारे डेली बेसिस पे हमारे आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी बेस पे हमारे माइंड में आ रही होती हैं चीजें कि यार किस चीज पे रिसर्च होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये फैक्टर क्या है, ये फिनोमिना क्या है। लेकिन क्या करना कैसे वो हमें नहीं पता होता। तो ये आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो, और डिफाइन पहले से भी होती हैं चीजें। ऑपरेशनल डेफिनेशन सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सिलेक्ट द रिसर्च मेथड एंड डिजाइन द स्टडी। आप फिर रिसर्च मेथड चूज करते हो कि किस रिसर्च मेथड के थ्रू आप क्या करते हो, इसको लेके चलते हो। प्लान अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू टेस्ट द हाइपोथेसिस इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग द स्टडी टाइप, डिफाइनिंग वेरिएबल्स, चूजिंग मेथड्स एंड टूल फॉर डेटा कलेक्शन। कैसे करते हो। सेकंड स्टेप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज टू फिगर आउट हाउ टू पुट द हाइपोथेसिस टू एन एम्पिरिकल टेस्ट। यानी कि द रिसर्च मेथड चूजन डिपेंड्स टू द लार्ज डिग्री ऑन नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कैसा है, आपका हाइपोथेसिस कैसा है, यानी कि आपकी बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड है। आप डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, आप जनाब कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप कॉज एंड इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जस्ट आप नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हो तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी की तरफ जाओगे। अगर इफ यू वांट टू स्टडी कोरिलेशन तो फिर आप कोरिलेशनल
रिसर्च मेथड को चूज कर लोगे। तो ये फिर इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की बेस पे या आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे तय करते हो कि विच रिसर्च मेथड यू वुड लाइक टू चूज। स्टेप 3 हमारे पास कलेक्ट द डेटा। फिर चूंकि हमारे पास हाइपोथेसिस हमारा ड्रॉ हो चुका है, हमारा हमने ये तय कर लिया कि किस रिसर्च मेथड और डिजाइन के थ्रू अपने आगे बढ़ना है, तो फिर उसी के हिसाब से वो आपको बता रहा होगा आपका रिसर्च डिजाइन और मेथड के कैसे आपने डेटा कलेक्ट करना है। गैदर एम्पिरिकल एविडेंस थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन फॉलोइंग द स्टडी डिजाइन। आप इसी हिसाब से आगे बढ़ते हो। थर्ड स्टेप इन द रिसर्च enterprise is to collect the data. Researchers use a variety of data collection techniques. आप मतलब कि जो रिसर्चर होता है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है, विच आर प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स, जिसके थ्रू मतलब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं या मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी कि डेटा कलेक्ट बेसिकली, शॉर्टली अगर बोले तो। अच्छा, उसके बाद कॉमनली यूज टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं डेटा कलेक्शन के लिए? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, questionnaires, interviews, psychological test, physiological recordings and examination of archival records। यानी कि ये सारी टेक्निक्स है हमारे पास डेटा कलेक्शन की। ऑब्जर्वेशन भी आप कर सकते हो, आप क्वेश्चनर, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो पर्सनैलिटी वगैरह के यूज करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग जैसे हार्ट रेट हो गया, आपका ब्रेन का जो टेस्ट होते हैं जैसे सीटी स्कैन वगैरह वो हो गया, ठीक है। और जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडी के टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो जब आ जाते हैं तो वो फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स हो जाती है आपकी, जिसमें आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन द स्टडी डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। उसी पर डिपेंड करेगा आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चनायर आर वेल सूटेड फॉर स्टडिंग एटीट्यूड्स। अब यहाँ पर है कि क्वेश्चनायर अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो वो किस लिए होते हैं? वेल सूटेड फॉर स्टडिंग एटीट्यूड्स, psychological test for studying personality and physiological recordings for studying the biological basis of behavior। ये कि हमें बता रहा है कि जो क्वेश्चनर अगर आप यूज करते हो तो वो ज्यादातर वो एटीट्यूड्स के लिए, टेस्ट अगर करते हैं तो वो पर्सनैलिटी के लिए होता है, और फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग किसी के लिए होता है? बायोलॉजिकल बेसिस के लिए। डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टडी, डेटा कलेक्शन कैन ऑफन टेक मंथ्स और इवन लॉन्गर। यानी कि ये आपके डिपेंड कर रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आपकी स्टडी पर, कि कब कब आपने कैसे डेटा जो है कलेक्ट करना। आर्काइवल रिकॉर्ड जो आपके पास पहले से मौजूद होती हैं चीज़ें, यानी कि पहले से डेटा मौजूद है या पहले से रिसर्चेस मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने स्टूडेंट्स का डेटा लेना है तो स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड किसी भी इदारे के पास मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप जनरल पॉपुलेशन का डेटा लेना चाहते हैं तो वो आपके वो जो म्यूनसिपल कमेटी होती है उसके अंदर डेटा मौजूद होता है। आपके इलाके की जो होती है ना, काउंसिल क्या कहते हैं उसको, काउंसिल कहते हैं या म्यूनसिपल कमेटी कहते हैं, उसमें डेटा मौजूद होता है। तो मतलब पहले से अगर कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, उस से आप उसको यूज करते हुए अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्काइवल रिसर्च। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, एनालाइज द डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। यहाँ पर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है, हम हाइपोथेसिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जनाब हम डाटा भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो एनालिसिस होता है, यही जो मेन आप कह सकते हैं, वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कहा जाता है कि हाइपोथेसिस जो ड्रॉ करना, यानी कि आप टॉपिक वगैरह फाइनल करना, सेलेक्ट करना, वो होता है, वो स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब आप एक रिसर्च को स्टार्ट कर लेते हो, सारा प्रोसेस कर लेते हो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका डाटा को एनालाइज करना होता है। इसी से आप ये समझ लें कि यही पॉइंट वो होता है जहां पर फाइनल होना होता है कि हमारी रिसर्च किस तरफ जा रही है, रिजल्ट किस तरफ जा रहे हैं। Interpret the collected data using statistical methods to determine whether the results support the hypothesis and draw conclusion based on the analysis। हम स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या कर रहे होते हैं ना, इसको डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, और फिर उस डेटा के बेस पे हमें पता चल रहा होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो ये वाला जो रिजल्ट्स आए हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नहीं कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। The observations made in a study are usually converted into numbers, which constitute the raw data of the study. Researchers use statistics to analyze their data and to decide whether their hypotheses have been supported or not। हमारे पास जो डेटा हम लेते हैं वो समझ लो रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट करके, यानी कि हमारे पास जो रिस्पांस आते हैं ना उनको हम नंबर्स में, आप जब हम एसपीएसएस में जाते हैं तो हम कोडिंग करते हैं ना, नंबर्स की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर हम लगाते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर आप उसको रिपोर्ट करना होता है आपने,
ठीक है, बताना होता है कि आपके जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, और एक तो ये होता है कि आपने जहां पर रिसर्च की है वहां पर बताना होता है, दूसरा फिर आप उसको डिफरेंट जर्नल्स के अंदर भी क्या करते हैं, पब्लिश करवाते हैं, और मतलब कि आप उसको मार्केट के अंदर पब्लिश करवा देते हैं, बता देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं कि ये रिसर्च की थी आपने, इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। उसके बाद जो पब्लिशिंग करना होता है स्टडीज को, ये जब आप किसी उसके पास जाते हैं, किसी जर्नल के पास जाते हैं पब्लिश करवाने के लिए, तो वो उनका क्राइटेरिया होता है, उन्होंने उसको रिव्यू करवाना होता है, ठीक है, जिसको पीयर रिव्यू भी कहते हैं, वो करवाना होता है, उस मतलब उसकी स्क्रूटनी करनी होती है। अगर वो जो रिजल्ट्स, वो आपका जो थीसिस है या आपका जो रिसर्च है, उसको उन्होंने हर लिहाज से, हर पहलू से, हर एस्पेक्ट से देखना है कि ये रिसर्च एक ऑथेंटिक रिसर्च है या नहीं है, ठीक है, हर लिहाज से इसको ठीक तरीके से किया गया या नहीं किया, अगर तो वो उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है, ठीक है, तो वो उसको पब्लिश कर देते हैं, अदरवाइज वो या तो आपको बोलेंगे मॉडिफिकेशन करो या सही करो, या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं पीर रिव्यू के। जब पब्लिश करने के लिए आप जाते हैं तो स्क्रूटनी करवाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि उसको, उसकी प्रूफ रीडिंग करवाने के लिए और एक्सपर्ट्स की राय लेने के लिए कि ये जो है रिसर्च आपके ख्याल में सही है या नहीं, या कैसी है, ऑथेंटिक है या नहीं है, तो वो बेसिकली पीयर पीयर रिव्यू होता है, और ये जर्नल्स करवाते हैं। उसके बाद क्वेश्चनायर और टेस्ट क्या होते हैं। क्वेश्चनायर ऊपर भी हमने देखा है कि जो क्वेश्चनायर होते हैं वो ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स वगैरह को मेजर करते हैं, और ये सब्जेक्टिव होते हैं, इनमें आंसर सब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिस्पोंडेंट्स पर्सनल नॉलेज और फीलिंग्स और एक्सपीरियंस की बेस पे कोई भी आंसर हो सकता है। एक चीज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, आपको वो बुरी लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। टेस्ट जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके नॉलेज के बारे में, स्किल्स, एबिलिटीज और परफॉर्मेंस के बारे में, और ये इसका जो आंसर होता है या रिस्पॉन्स होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें आपके पास ऑप्शंस, ये नहीं मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है विद रिस्पॉन्सेज दैट कैन बी स्कोर्ड और करेक्ट और इनकरेक्ट टू मेजर प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट, जिसमें हम प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट को चेक करते हैं या देखते हैं। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक तो पर्सनैलिटी भी इसी के अंदर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, और दूसरी बात अचीवमेंट वगैरह को या प्रोफिशिएंसी वगैरह को भी इसके अंदर ही, जैसे हमने अगर नॉलेज किसी का चेक करना है तो वो बेसिकली टेस्ट के थ्रू ही हम चेक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम उसको ऑप्शंस दे रहे होते हैं लिमिटेड, ट्रू या फॉल्स आप कह सकते हैं, या ऑप्शन दूसरा मल्टीपल चॉइस वगैरह। अब डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो हमने ऊपर भी उनका जिक्र किया है, अब इस एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको नोट करके उसको बयान करना, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चनायर, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, पूछना या आप लिख के या इंटरव्यू करके पूछना, या आप कह सकते हैं पेपर की फॉर्म में ये क्वेश्चनायर। उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू करना, फेस टू फेस डायलॉग करके चीज़ों का पूछना। साइकोलॉजिकल टेस्ट, participants are administered a standardized measure to obtain a sample of their behavior। वही वाली बात कि पेपर की फॉर्म में जब आप पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी को जब आप असेस कर रहे होते हैं, वो एग्जांपल है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो वो एडमिनिस्टर जब आप कर रहे होते हैं पेपर की फॉर्म में। साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग आपकी हार्ट रेट हो गया, मसल टेंशन हो गया, ब्रेन एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, ये सारा क्या होता है आपका फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ आर्काइवल जो रिकॉर्ड्स है, द रिसर्चर एनालाइजेस एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स द आर्काइव, यानी कि जो हमारे पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद होता है, सच एज जो सेंसेस हमारा, उसके बाद इकोनॉमी, सॉरी इकोनॉमिक, उसके बाद मेडिकल, लीगल, एजुकेशनल। जैसे अगर हमने आबादी के बारे में देखना, तो हम जब मर्दनशुमारी होती है तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे, पंजाब की पॉपुलेशन पे कोई बात या स्टडी करनी है या रिसर्च करनी है, तो वो एग्जिस्टिंग आपके पास डेटा मौजूद है, उसी में से आप निकाल के जो अपना रिजल्ट्स हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी रिसर्च हो सकती है वो, जैसे मिसाल के तौर पर आप मर्दमशुमारी के डेटे से आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा कहाँ रहते हैं, देहातों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो ये भी एक तरह की रिसर्च आप कह सकते हैं। तो ये आपको उसी रिकॉर्ड से मिल जाएगी, आपको इसके लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद से सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पहले से रिकॉर्ड मौजूद है, तो आपके लिए वो आसानी मौजूद है। दैट इज़ द आर्काइवल रिसर्च। ओके, आपने आगे हम बढ़ते हैं, कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च। आपने ये देखा होगा, जब भी रिसर्च की बात की जाती है तो वहां पर एथिक्स की बात जरूर की जाती है। ये हम लोग तो पाकिस्तानी तो शायद इसको बहुत ज्यादा इजी लेते हो या इसको सीरियस ही ना लेते हो कि ये एथिकल रिसर्च क्या होती है।
लेकिन वो कहते हैं ना कि हर फील्ड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर फील्ड के कुछ आदाब होते हैं, या हर फील्ड के कुछ पाबंदियां होती हैं जो हर एक ने उसको फॉलो करना होता है। हमारे फील्ड के अंदर जो है ना एथिक्स के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है कि जब भी आपने कोई बात करनी है, कोई रिसर्च करनी है, कोई भी सेशन ही लेना है, काउंसलिंग करनी है, या कोई भी मतलब क्लिनिकल के अंदर प्रैक्टिस भी अगर आपने करनी है, तो भी उसके अंदर आपने एथिक्स का पूरा ख्याल रखना। अगर आप एथिक्स का ख्याल नहीं रख रहे तो इसका मतलब आप वहीं पर अनएथिकल हो जाएंगे और आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो जाएगी अगर आप एथिकल नहीं बन रहे। यहाँ पर तो हम इस चीज का ख्याल ही नहीं रखते। तो कंडक्टिंग एथिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपने अगर रिसर्च करनी है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जो एपीए है उसने, या फिर जो स्टेट होती है या कंट्री होती है उसने अपने तौर पर भी बनाए होते हैं कि हाउ यू कैन बेसिकली कंडक्ट योर रिसर्च, उसके अंदर किन किन चीजों को आपने फॉलो करना होता है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं आपको। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल रिसर्च प्रोजेक्ट यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जब पार्टिसिपेंट्स को आप यूज करें ना एज अ ह्यूमन को एज अ पार्टिसिपेंट यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले ट्रस्ट एंड पॉजिटिव रेपो आर क्रिएटेड बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट। जब आप ह्यूमंस को यूज कर रहे हैं ना, पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं, तो उस वक्त रिसर्च करते हुए अपने क्या चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने रेपो बिल्ड करनी है अपने पार्टिसिपेंट से, यानी कि अगर फर्ज करें आप डेटा लेने जाते हैं स्कूल में बच्चों के साथ, तो बच्चों को पहले आपने कॉन्फिडेंस में लेना है। अगर जान अचानक जाके आप क्या रख देंगे उनके सामने, वो परफॉर्मा रख देंगे, वो तो घबरा जाएंगे कि यार पता नहीं ये हमारी कोई खुफिया मालूमात ही ना ले रहा हूँ, या कोई ये पता नहीं हमारे लिए हमारी कोई चीज गले ही ना पड़ जाए। पहले आपने उनके साथ रेपो बिल्ड करनी है पॉजिटिव वाली। ठीक है, उनको एतमाद में लेना है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको कॉन्फिडेंस बल्कि देना है आपने, और उनको रिलैक्स करना है, उनको समझाना है, समझाने के बाद उनसे एक्चुअल रिस्पॉन्स लेना है आपने। ठीक है, ये नहीं कि बस खाना पूरी करनी है। आप अगर उसको सेटिस्फाई नहीं ना करेंगे अपने पार्टिसिपेंट को, तो वो आपको एक्चुअल डेटा नहीं देगा। और एथिक्स के अंदर एक चीज आपने नोट की होगी, आगे जाके हम देखेंगे भी, कि ये जो पार्टिसिपेंट है ना उसको ये आजादी दी जाती है कि वो अगर रिसर्च में पार्टिसिपेंट करना चाहता है तो वो आएगा, अगर नहीं करना चाहता तो हम फोर्स नहीं कर सकते, एक चीज ये। दूसरा, उसको ये आजादी दी जाती है कि अगर वो फर्ज करे रिसर्च में शामिल हो भी गया है, हमारी रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में, तो अगर वो दरमियान में भी उसका दिल करता है ना कि मैंने छोड़ना है, तो आप उसको जाने देंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। ये आजादी दी गई है एथिकल रूल्स के अंदर कि आप उसको जाने देंगे। एक तो उसकी ये वजह हो सकती है कि हर शख्स की अपनी मर्जी है, और दूसरी मेरे ख्याल में मेन वजह इसकी ये हो सकती है कि अगर आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे ना, एक दफा जब वो उसके दिल में आई गई कि यार मैंने इसका हिस्सा नहीं बनना, या वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो चाह रहा है कि मैं इसका हिस्सा ना बनूं, लेकिन अगर आप फिर उसको जबरदस्ती हिस्सा बनाएंगे ना, तो वो आपको एक्चुअल डेटा नहीं देगा, वो एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब वो एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आपकी सारी रिसर्च इधर उधर हो सकती है, सारी रिसर्च इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हमने वही पार्टिसिपेंट्स रखने होते हैं जो विलिंगली हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपना पार्टिसिपेशन करें उसके अंदर। हमें चूंकि रियल डेटा, ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है, ओरिजिनल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर, जैसे वो कहते हैं ना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट किंग होता है। आपने पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग चलना होता है, यानी कि उसको सेटिस्फाई करके चलना होता है, उसको मुतमईन करके लेके चलना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इससे करा लूंगा जबरदस्ती, या मैं इससे ये कर लूंगा वो कर लूंगा। हम यहाँ पर इस चीज को बहुत इजी लेते हैं, मतलब कि इसको सीरियस नहीं लेते कि यार वो सही दे रहा है रिस्पॉन्स या गलत दे रहा है। हालांकि अगर आप रिसर्च करने लगी पड़े हो ना, तो आप एटलीस्ट ये कोशिश करो कि आपका जो डेटा सारा ओरिजिनल होना चाहिए और एक्चुअल डेटा होना चाहिए, कि ओरिजिनल फॉर्म में उनको डेटा, जो ओरिजिनल उनका रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए, सिर्फ टिक मार्क नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द राइट्स ऑफ द बोथ द एक्सपेरिमेंटर एंड द पार्टिसिपेंट्स आर कंसीडर, दोनों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए जो वो रिसर्च है ना, वो कहते हैं दोनों का जो रिलेशनशिप है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी कि दोनों मुतमईन होने चाहिए एक दूसरे से। द एक्सपेरिमेंटर ट्रीट्स द पार्टिसिपेंट विद कंसर्न एंड रिस्पेक्ट एंड अटेम्प्ट टू मेक द रिसर्च एक्सपीरियंस अ प्लेजेंट एंड इंफॉर्मेटिव वन। अब यहाँ पर जो रिसर्चर है ना, वो कहते हैं उसको इस तरह से वो कंसर्न होना चाहिए, इस तरह से वो पार्टिसिपेंट को रिस्पेक्ट दे कि जो पार्टिसिपेंट है ना उसको अच्छा लगे, उसको मजा आए, ये नया एक्सपीरियंस करके ना, रिसर्च वाला एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन के उसको मजा आए, वो कहे यार मजा आया, मतलब कि वो सेटिस्फाई भी फील करे और उसके लिए इंफॉर्मेशन में इजाफा भी हो। वो मतलब उसके लिए एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें वो इंजॉय करे, इंजॉय करेगा, सेटिस्फाई होगा, तो वो आपको ओरिजिनल रिस्पॉन्स दे पाएगा। ऐसा बनाना है आपने। अच्छा, उसके बाद बिफोर द रिसर्च बिगिंस द पार्टिसिपेंट्स, the participant is given all information relevant to his or her decision to participate, including any possibility of physical danger। हर लिहाज से आपने उसको ब्रीफ कर देना है कि ये रिसर्च किस हवाले से है,
इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये सारा आपने बताना। ये पाबंद होते हो आप, ये ऑप्शन नहीं है, पाबंद हो आप। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें आप उनसे कुछ चीजें छुपा सकते हो, वो आगे जाके हम देखेंगे। अच्छा, द पार्टिसिपेंट इज गिवन अ चांस टू हैव क्वेश्चन अबाउट द प्रोसीजर, यानी कि वो वहां पर वो किंग होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपने बताने के पाबंद है। ठीक है। एंड दस गारंटीइंग हिज और हर फ्री चॉइस अबाउट पार्टिसिपेटिंग, आप उसको इस चीज की गारंटी देंगे कि यार ये आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, आप अगर करना चाहें तो करें, अदरवाइज आपकी मर्जी। उसके बाद आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, any deception that has been used is made public and necessity for it is explained। अब वो कहता है वो वाली बात मैंने ऊपर जो की थी कि आप उससे कुछ ना कुछ छुपा सकते हो, अगर आप छुपाना चाहो, वो मखसूस आप कह सकते हैं कि हालत में होगा या खास वजह से होगा। अगर आपको लगे कि अगर मैं इसको सारा जो है रिसर्च एक्सपेरिमेंट बता दूंगा ना पहले से, जो कि आप पाबंद हो बताने के, आपको लगे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं पहले से बता दूं तो वो रिस्पॉन्स ओरिजिनल नहीं दे पाएगा। ठीक है, ओरिजिनल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो इससे आपका डेटा या रिसर्च खराब हो जाएगी, तो फिर आप उससे थोड़ा सा छुपा सकते हो। लेकिन अगर आपने ये किया है, जरूरतन कर लिया है, कोई मसला नहीं, कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में उसको बताना पड़ेगा, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये ना सिर्फ उस पार्टिसिपेंट को बताना पड़ेगा, बल्कि आप पब्लिक भी इस चीज को करोगे कि इस तरह से डिसेप्शन यूज की गई थी इसके अंदर। The experimenter carefully briefs the participant explaining the underlying research hypothesis, सारी चीजें उसको डिटेल में बताओगे आप। उसके बाद experimenter provides information about how he or she can be contacted and offers to provide information about the results of the research if the participant is interested in receiving it। अब कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं जो शौक शौक से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो बाद में फिर क्यूरियोसिटी भी होती है उनको कि हम भी जानना चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो आप उसको ये बताने की भी पाबंद हो, आप उसको बताओगे कि हाउ दे कैन कांटेक्ट विद यू। ठीक है, और आप उनको ब्रीफ कर सकते हो या रिजल्ट बता सकते हो, या पब्लिश किया तो वो उसका लिंक दे सकते हो। अब जो एपीए की तरफ से जो है ना, कोड ऑफ एथिक्स हैं या कुछ एथिक्स हैं जो बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नो हार्म, आपने उसको ह्यूमंस को एज अ पार्टिसिपेंट यूज करना है, तो सबसे पहले आप वो कहते हैं ख्याल रखना है कि उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जिस हद तक हो सकता है आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की तकलीफ, खास तौर पर यहाँ पर इंसानों की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है, कि इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, उनको हार्म नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, आप उनको हर चीज के बारे में पहले से आगाह करेंगे। इज कंडक्टेड बिफोर अ पार्टिसिपेंट बिगिंस अ रिसर्च सेशन, जब वो रिसर्च स्टार्ट होनी उससे पहले आप क्या करोगे, सारी चीज ये बताओगे। इज डिजाइन टू एक्सप्लेन द रिसर्च प्रोसीजर्स एंड इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट ऑफ हिज और हर राइट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज आपको बता, उसको रिसर्च भी बताओगे, उसके राइट्स भी बताओगे। ठीक है, सारा एक्सप्लेन करोगे रिसर्च के रिलेटेड, ताकि वो एक तो माइंडसेट उसका बन जाए, और दूसरी चीज अगर वो पार्टिसिपेट वाकई करना चाहता है तो उसको पता होगा तो वो करेगा ना। अदरवाइज आप उसको नहीं बताएंगे, यानी कि इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, ये क्यों करनी चाहिए, ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, या इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये बेहतरीन तरीका है, आप ये बता दोगे ना उसको कि इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, तो ये ज्यादा अच्छा होता है उसको कन्विंस करने के लिए। तो ये चीज आप उसको रिसर्च शुरू होने से पहले बताते हो। जैसे हम इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का वाला फॉर्म बनाते हैं, रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं ना, जब फॉर्म फिल करवाने जाते हैं, क्वेश्चनर फिल करवाने जाते हैं, तो उस वक्त हम बता रहे होते हैं, तो ये वो वाली बात हो रही है कि सारा आप उसको एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के, अगर आप किसी को एज अ पार्टिसिपेंट यूज कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी लाजम व मलजूम है आप पर। आप उसकी कोई भी चीज को बाहर किसी को बता नहीं सकते, वो एक्सपोज नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपने अनएथिकल काम किया है, और इस पर आपको, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि अनएथिकल अगर काम किया तो उसकी पकड़ हो सके, लेकिन ये कि आपका ज़मीर आपको लाजमी तौर पर झंझोड़े अगर आप अनएथिकल काम करते हैं। काम अनएथिकल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, कोशिश यही होनी चाहिए। ये बता क्या, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर आपका कोई इदारा नहीं है ना आपके एथिकल कोड्स को देखने वाला, तो फिर आप खुद होते हो एक इदारा, आपने देखना है कि यार मैं एथिकल काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप एथिकली चलेंगे ना चीजों को लेकर, तो उसकी तासीर ही अलग होगी, उसका इम्पैक्ट ही अलग से होगा। वो आप कह सकते हैं ना, हर शख्स का एक ऑरा होता है, या आप कह सकते हैं वाइब्स होती हैं। अगर आप लीगल काम करके चल रहे हो, एथिकल काम करके चल रहे हो ना, तो उसका अलग से ही एक वाइब आएगी लोगों को,
और आपकी रिसर्च भी उसी हिसाब से अच्छी बनेगी। अगर आप 2 नंबरी काम करेंगे तो वो 2 नंबर, फिर 2 नंबर ही होता काम। अच्छा, डिसेप्शन की बात हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि डिसेप्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं, और ये एपी की तरफ से भी, यानी जब जो गाइडलाइन दी गई उसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपको लगता है ना कि अगर आप हर चीज़ बता देंगे पार्टिसिपेंट को, हर चीज़ बता देंगे तो आपकी रिसर्च खराब हो सकती है। तो फिर कहते हैं आप डिसेप्शन कर सकते हो, यानी कि आप छुपा सकते हो उससे जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये छुपानी चाहिए, तो आप छुपा सकते हो, लेकिन बाद में फिर बताने के आप पाबंद होते हो कि यार ये चीज़ हमने आपसे छुपाई थी। उसके बाद डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग क्या होता है? इज द प्रोसीजर designed to fully explain the purpose and procedures of the research and remove any harmful आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। आपने उसको दोबारा, जब रिसर्च कंप्लीट हो चुकी होती है, तो आपने उसको ब्रीफ करना होता है, रिसर्च के बारे में सारा कुछ बताना होता है। बिकॉज पार्टिसिपेंट इन रिसर्च हैज द ऑप्शनल potential for producing long term changes in the research participants. All participants should be fully debriefed immediately after their participation. जब वो पार्टिसिपेशन कर लें तो आपने फौरन से सारा कुछ बताना होता है उनको, रिसर्च के हवाले से समझाना होता है। अगर आपने डीब्रीफिंग भी की है, या अगर आपने उनको यूज किया है, या जिस तरह से भी ये प्रोसीजर हुआ है, उनको आप सारा कुछ बता देंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, या ऐसी कंडीशन में, हमारा तो ज्यादातर ये होता है ना कि हमने तो सिर्फ जाके पेपर देना है, उससे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने आ जाना है। ये चीज वहां पर अप्लाई होगी कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, कोई आप कह सकते हैं कोई आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो समटाइम ऐसा होता है कि उस एक्सपेरिमेंट के उसके जो ना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए। तो कहते हैं कि आप उसको दोबारा से, जब वो पार्टिसिपेशन कर चुके हो, तो आप उनको डीब्रीफ करोगे, आप दोबारा से उनको हर चीज एक्सप्लेन करोगे, और उनको समझाओगे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट किया है हमने जस्ट रिसर्च के लिए किया है, ठीक है, इसको आपने उस तरह से अपने माइंड पे सवार नहीं करना। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, यानी कि उसका आप उसकी काउंसलिंग कर दोगे अच्छे से, ताकि कोई लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट्स ना रह जाएं उस एक्सपेरिमेंट के। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंश्योरिंग द रिसर्च इज एथिकल। ये देखने के लिए कि रिसर्च आपकी एथिकल है या नहीं है, तो एक बोर्ड होता है, वो इदारा आप कह सकते हैं। ये एक दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो ये होती है कि जो रिसर्च एथिकल है उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक तो फार्मूला ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि देखा जाता है कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसका बेनिफिट क्या होगा। अगर तो फर्ज कर ले कॉस्ट जो है बेनिफिट से ज्यादा हो, तो फिर उसको अवॉइड किया जाता है, उसको ना प्रोसीड ही नहीं किया जाता, या उसकी अप्रूवल नहीं मिलती। कि कॉस्ट ज्यादा यानी कि नुकसान ज्यादा है, इसका फायदा कम है, तो उसकी फिर अप्रूवल नहीं मिलती। लेकिन अगर पता चले कि यार कॉस्ट कम है और बेनिफिट इसका ज्यादा होगा, यानी कि इस रिसर्च का फायदा हमें ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर उसकी अप्रूवल मिल जाती है। और अप्रूवल कौन दे रहा होता है? आपका आईआरबी दे रहा होता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। एक बोर्ड बैठता है, वो देखता है पहले कि ये रिसर्च एथिकल है या नहीं है, उसके बाद वो देखता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखता है कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है, ठीक है। उस बेस पे फिर उसको अप्रूव किया जाता है। अगर वो इस फार्मूले पे पूरा उतरे तो आगे बढ़ती है, अगर नहीं उतरे तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको आगे मतलब कि बोला ही नहीं जाता, करने की इजाजत ही नहीं दी जाती। यहाँ पर हमारे तो ऐसा खास नहीं होती ये चीज। हमारे वो जब हम वो लेके जाते हैं ना थीसिस से पहले, क्या उसको बोलते हैं, हमने जब डिफेंस करना होता है अपना, वो बेसिकली आपका आईआरबी के तौर पर काम कर रहा होता है। उन्होंने फिर वो आपकी रिसर्च देखनी होती है, प्रोज एंड कॉन्स देखनी होती है, उसकी बेस पे फिर उन्होंने आगे अप्रूव करना होता है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये उस टाइप की बात है। एनिमल्स के साथ अगर आपने रिसर्च करनी है, तो जैसे हमने ह्यूमंस की बात की है, उसी तरह से आप क्या करते हो, जैसे हमने ह्यूमंस की बात की है कि आपने हर लिहाज से उनका ख्याल रखना है, इसी तरह से आप एनिमल्स की भी बात की जाती है कि एनिमल्स के बारे में भी आपने उसी तरह से मोहतात रहना जैसे ह्यूमंस की बात है। लेकिन एनिमल्स के मामले में ये होता है कि आपको थोड़ी सी रियायत होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स को अगर हम यूज नहीं करेंगे, या अगर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें हमने मतलब शौक देना है, या कोई सर्जरी करनी है, या उनको तकलीफ देनी है, तो वो फिर एनिमल्स के मामले में थोड़ी सी आपको राहत मिल जाती है कि आप कर सकते हो। ह्यूमंस पे तो बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है ये चीज, ठीक है, कि तकलीफ नहीं दे सकते आप उसको, सर्जरी नहीं कर सकते रिसर्च के लिए, या इस तरह की कोई बात। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर एनिमल्स को यूज करते हैं। एनिमल्स को भी अगर आपने यूज करना है, तो ये नहीं कि जब दिल किया तो एनिमल को उठाया, उसको उसको यूज किया, एक्सपेरिमेंट की उसकी चीर फाड़ कर दी और बस, ऐसे नहीं होता। हर चीज वो कहते हैं कि हर चीज का यहाँ पर भी रूल होगा। अगर आपने एनिमल्स को यूज करना है, तो ये आपने इंश्योर करना है, एनिमल्स को यूज करके जो गाइडलाइंस है ना, इसमें ये आपने ये इंश्योर करना है कि उसको कम से कम तकलीफ हो एनिमल को।
इसके साथ साथ अगर आप, वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एनिमल की जान जाएगी, तो उसमें आपने क्या करना है, आप ऐसा तरीकाकार इख्तियार करोगे कि जिससे फौरन मौत वाकई हो जाए उस जानवर की, यानी कि उसको ज्यादा तकलीफ या उसको ज्यादा अजियत में ना रखा जाए। मतलब है कि इस तरह से आपने एनिमल्स के साथ भी करना होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा आप कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटी जो हमें जो है इंसानों पर कर नहीं की जा सकती, तो वो फिर उसकी जगह पर जानवरों को यूज किया जाता है उस एक्सपेरिमेंट के लिए या उस तरह उसकी सर्जरी वगैरह के लिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, मेरे ख्याल में जो अक्सर जो होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिसर्च की कुछ, जो हम ऊपर बात की थी ना कि रिसर्च डिजाइन कौन कौन से होते हैं, उसकी हम बात करेंगे कि कौन कौन से बेसिकली रिसर्च डिजाइन यूज होते हैं जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। आपको पूछा जाता है कि हाँ जी बताएं जी कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया, तो बहुत दफा हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार ये रिसर्च डिजाइन क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब होता है। Psychologists agree that if their ideas and theories about human behavior are to be taken seriously, they must be supported by data। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी दावा हो रहा है तो उसके हवाले से डेटा होना चाहिए, वो डेटा जो है सपोर्ट कर रहा हो आपके दावे को। However, the research of different psychologists is designed with different goals in mind, यानी कि different goals के साथ अपनी रिसर्च कंटिन्यू करते हैं, and the different goals require different approaches। जब डिफरेंट गोल्स होते हैं किसी भी मतलब रिसर्च के, तो उसके लिए फिर डिफरेंट अप्रोचेस भी चाहिए होती हैं, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स भी चाहिए होते हैं। अच्छा, दीज वेरिंग अप्रोचेस समराइज्ड इन टेबल, नीचे टेबल में दिए गए हैं, आर नोन एज रिसर्च डिजाइंस। इनको बोलते हैं, इन अप्रोचेस को रिसर्च डिजाइंस बोलते हैं कि आपने बेसिकली आपकी रिसर्च का मकसद क्या है। जब वो मकसद होता है उसी बेस पे आप एक डिजाइन का रिसर्च डिजाइन की सिलेक्शन करते हो। ठीक है। अच्छा, विच आर द स्पेसिफिक मेथड, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, विच आर द स्पेसिफिक मेथड्स a researcher uses to collect, analyze and interpret data। जिसके ऐसा ये एक आप कह सकते हैं कि फुल पैकेज होता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्चर को एक फुल पैकेज मिल रहा होता है, वे ऑफ रिसर्च का मिल रहा होता है, जिसमें वो डेटा को कलेक्ट करना भी उसको पता चल जाता है, एनालाइज कैसे करना ये भी उसमें पता चल जाता है, कैसे इंटरप्रेट करना ये भी पता चल जाता है। यानी कि ये रिसर्च डिजाइन आपको गाइड करता है। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट यूज 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। 3 तरह के डिजाइन है, 3 मेजर रिसर्च डिजाइन है जो यूज किए जाते हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च और लास्ट वन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये 3 ही डिजाइन यूज होंगे, इन तीनों में से ही आप कोई ना कोई डिजाइन यूज कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के लिए। ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे होते हो, या आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे होते हो, या फिर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is research that observes specific behaviors and records the observation। आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर उसको जस्ट बयान कर रहे हैं कि ये चीज हो रही है या ये चीज होती है। ठीक है, या ये चीज हुई है। अब ये अगर आप बयान कर रहे हो ना, जस्ट डिस्क्रिप्टिव का अगर मतलब देखें ना, डिस्क्रिप्शन का अगर हम उर्दू में जाके, तो उसका मतलब होता है बयान करना। ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आप जस्ट कोई चीज होते हुए देखो या ऑब्जर्व करो, उसको बयान कर दो कि यार ये चीज हो रही है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जस्ट बयान कर देना किसी चीज को तलाश करके, फाइंड करके, यानी कि रिसर्च करके बयान करना या बता देना कि ये हो रहा है या ये होता है या ये हुआ है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अच्छा, उसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च इज रिसर्च डिजाइन टू डिस्कवर रिलेशनशिप्स। क्योंकि कोरिलेशन की बात आ गई तो यहाँ रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है अमंग वेरिएबल्स एंड टू अलाउ द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट नॉलेज। कोरिलेशन जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज कोरिलेशनल रिसर्च। ठीक है, फिर उसकी बेस पे क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स को। ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च के अंदर आपको ये होता है कि जिसमें सिंपल सी बात है, आपको नाम से पता चला कि रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, कोरिलेशनल रिसर्च और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में डिफरेंस है, ये याद रखना आपने। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, ये डिफरेंस है इसमें। कोरिलेशनल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च नहीं होती, जो कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च होती है वो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। Is research in which initial equivalence among research participants is more than one group is created, followed by the manipulation of a given research experience for these groups and a measurement of influence of the manipulation।
सिंपल सी बात है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उसका इफेक्ट देखा जाता है दूसरे पर, कि एक वेरिएबल को, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको चेंज किया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप टेम्परेचर का असर देखना चाह रहे हैं तो पहले आपने 10 डिग्री देखा, 10 डिग्री टेम्परेचर किया, ठीक है, उसका अपने बॉडी पर असर देखना था, फर्ज कर लेते हैं टेम्परेचर का बॉडी पर असर देखना आपने आपने 10 डिग्री किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ये टेम्परेचर, आपने 10 डिग्री किया, उसका असर देख लिया। फिर उसके बाद आपने इसको मैनिपुलेट किया, आपने 20 डिग्री कर दिया, उसका असर देखा। फिर आपने 30 डिग्री कर दिया, उसका असर देखा। यानी कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब ये इसके थोड़ा सा टेबल में हम इसको व्यू कर लेते हैं, वही वाली चीज जो हमने ऊपर देखी है। डिस्क्रिप्टिव क्या होती है? टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है, उसको बयान कर देना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एडवांटेज क्या होता है? प्रोवाइड a relatively complete picture of what is occurring at a given time, क्या हो रहा है ये आपको बताएगी ये वाली रिसर्च। allows the development of questions for further studies, फिर वो आपको हेल्प करता है कि उसकी बेस पे आप फर्दर आगे स्टडीज कर सकते हो, फर्दर हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डज नॉट असेस रिलेशनशिप, ना तो ये रिलेशनशिप आपको बताएगा। मे बी अनएथिकल इफ पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, अब वहां पर मतलब एक तो ये होता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप्स नहीं बताए जाते, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताया जाता है, और दूसरी कहते हैं कि ये अनएथिकल हो सकता है किसी हद तक कि मे बी अनएथिकल इफ पार्टिसिपेंट डू नॉट नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व, कि जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करो यानी कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कर रहे हो तो फिर आप पार्टिसिपेंट्स को मतलब ना बताओ कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज अनएथिकल हो सकता है किसी हद तक, लेकिन ये यूज होता है, इसको किया जाता है। अच्छा, कोरिलेशनल रिसर्च जिसमें रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? अलाउ टेस्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द एंड अमंग वेरिएबल्स एंड द मेकिंग ऑफ प्रेडिक्शंस, वही वाली बात के रिलेशनशिप देखा जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। फिर कैन असेस दीज रिलेशनशिप इन एवरीडे लाइफ इवेंट्स, आप एवरीडे कह सकते हो कि रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हो डेली आपके इवेंट्स के अंदर। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस अबाउट द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वेरिएबल, यहाँ पर कॉज की बात नहीं होती, मैंने ऊपर भी रिपीट किया इसको, कि जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कॉज की बात नहीं होती, हम ये कहते हैं कि हाँ यार कुछ हो रहा है इन दोनों वेरिएबल्स में ना, कुछ हो रहा है कि जब हम इन मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा ज्यादा पढ़ रहा है उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, एक बंदा कम पढ़ रहा है उसका रिजल्ट बुरा आ रहा है, तो आप कहेंगे यार इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। लेकिन वहां पर आपको लग रहा होगा कि कॉज एंड इफेक्ट है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम कोरिलेशन की बात करें तो सिर्फ रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, कि हाँ यार ये वेरिएबल अगर चेंज होता है ना तो इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज द कोरिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट आते हैं हम आगे, टू असेस द causal impact of one and more experimental manipulation on a dependent variable, यहां पर देखा जाता है कि कॉज क्या है। इसका एडवांटेज क्या होता है? अलाउ ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स अबाउट द कॉजल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट यहां पर देखा जाता है। कैन नॉट एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट मैनी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, मे बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्यादा वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उससे फिर क्या होता है, एक तो ये कि वो रिसर्च आपकी उस तरह से शायद ना हो सके, गुड़मुड़ हो जाए चीजें, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो तीन तरह से ये रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च, डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमेना। It seeks to provide a detailed, factual account of characteristics, behaviors and attributes of subject being studied, कि किसको स्टडी किया जा रहा है उसकी हर चीज के बारे में जो भी हमें मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसको देखना और अंडरस्टैंड करना, विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखा जाता। एक और चीज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिजाइन टू क्रिएट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, कि करंट जो टाइम है उसके अंदर क्या हो रहा है वो बताना, उसका स्नैपशॉट बयान करना या दिखाना। उसमें तीन तरह के आप कह सकते हैं टाइप्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, केस स्टडीज, सर्वेज और ऑब्जर्वेशन। केस स्टडी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी करना और उसको स्टडी करते हुए फैक्ट्स और फिगर्स को बताना या फाइंड करना, तलाश करना, दैट इज द केस स्टडी। केस स्टडी एक बंदा भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर केस होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर
एक आप पर्टिकुलर बंदे के एक्सपीरियंसेस या लाइफ एक्सपीरियंसेस को नोट करना चाहते हैं पर्टिकुलर बंदे के, तो वो आपकी केस स्टडी होगी, क्योंकि आप उसको ही सिर्फ देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब उसको स्टडी करोगे, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस की बात करोगे, इंडिविजुअल के हालत की बात करोगे, इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करोगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, केस स्टडी हो जाती है। समटाइम्स केस स्टडीज इन्वॉल्व ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, समटाइम मतलब ऑर्डिनरी लोगों के भी आप करते हो। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ऑब्जर्व्ड हिज ओन चिल्ड्रन, उसने जो है ना, जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके दी थी, तो आप कह सकते हैं वो उसकी जो रिसर्च है ना, या उसकी थ्योरी है, केस स्टडी बेस्ड थ्योरी है उसकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपने बच्चों को स्टडी किया था, उसने जनरलाइज नहीं किया था उसको। तो वो एक केस स्टडी बेस्ड रिसर्च है। मोर फ्रीक्वेंटली केस स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल्स हु हैव अनयूजुअल और एबनॉर्मल एक्सपीरियंस। एक तो ये है कि अनयूजुअल यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई नई चीज ही किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो हमारे लिए केस स्टडी बन जाती है। या कोई आप उसका अनयूजुअल अबनॉर्मल बिहेवियर आपने देख लिया, या पर्टिकुलर शख्स का कोई अबनॉर्मल बिहेवियर देख लिया, अगर उसको आप स्टडी कर रहे हो, तो दैट इज केस स्टडी। द assumption is that by a well known case study is फिनीज गेज। वो फिनीज गेज वाली आपने वो देखी होगी केस स्टडी, वो एक यूनिक केस था। ठीक है, अ मैन हुज थॉट्स एंड इमोशंस वर एक्सटेंसिवली स्टडीड आफ्टर अ टैंपिंग आयरन वाज ब्लास्टेड थ्रू हिज स्कल इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट हुआ था फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, ये है वो बंदा, इसको फिनिश गेज के इसका नाम है, फिनिश गेज। इसका मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी ना जो रॉड था ना, ऐसे इसके दिमाग के अंदर से गुजर गया। ठीक है, ये रियल है, लेकिन वो बाद में बच गया था। ठीक है, बच गया था वो बंदा, लेकिन ये इस तरह से उसका जो हुआ था, ये बंदा है फिनिश गेज। अच्छा, अब हुआ क्या था? अच्छा, फिनिश गेज अ मैन हुज थॉट्स एंड इमोशंस वर एक्सटेंसिवली स्टडीड आफ्टर अ टाइमिंग। जब वो आयरन गुजरा ना, उसके इमोशंस और थॉट्स को स्टडी किया गया। ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ क्वेश्चन, अब इसके बारे में बात की जाती है क्या, इट डिड प्रोवाइड अर्ली एविडेंस दैट द ब्रेन्स फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन इमोशन एंड मोरालिटी। अब जब इसका ये एक्सीडेंट हुआ ना, तो जारी सी बात है, ये एक केस स्टडी थी, तो अब ये बंदा बच भी गया। जब इसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उन्होंने बोला यार ये ब्रेन के ना कुछ पार्ट्स जो है ना डैमेज हो गए। जारी सी बात है, वो ब्रेन के अंदर से रॉड गुजरा है, तो वो डैमेज हुआ है ना। तो वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो डैमेज हुआ ना पार्ट, इसके डैमेज होने से इसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने स्टडी किया था कि अगर ये पार्ट ब्रेन का डैमेज होता है या खराब होता है, तो उससे किस पर फर्क पड़ता है, किस चीज को, मतलब कौन सी चीज हमारी डैमेज हो गई या खराब हो गई या इफेक्ट हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने फिर देखा कि जो फ्रंटल लोब है ना, वो इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, इमोशंस और मोरालिटी के अंदर। तो जब ये इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो ये दोनों चीजें इसकी क्या हुई थी, इफेक्ट हुई थी। ये एक, अब कह सकते हैं केस स्टडी थी, यूनिक केस था ये। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव की बात की थी। Political polls reported in newspapers and on the internet are descriptive research designs that provide snapshots of the likely वोटिंग बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन के। वो उस वक्त करंट पॉपुलेशन की बात हो रही है या करंट हालात की बात हो रही है, तो वो कहते हैं ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही है। जब ये पोल वगैरह करवाए जाते हैं ना, आवाम से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो वो बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होता है कि करंट कंडीशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर लोग किसी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बेसिकली बताने का मकसद है आपको अंडरस्टैंडिंग बने आपकी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती क्या है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो आप इसको फिर अपने हिसाब से जिधर मर्जी यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। असल चीज है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप कभी भी मार नहीं खाते, आप जिस तरफ मर्जी चीजों को मोड़ लो अपनी मर्जी से। अच्छा जी, सर्वे दूसरा मेथड जो है इसका, दूसरी टाइप रिसर्च की डिस्क्रिप्टिव, वो है सर्वे। सर्वे क्या होता है, इन सर्वे क्या होता है बेसिकली, इन अदर स्टडीज द डेटा फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। इसमें क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस एडमिनिस्टर्ड थ्रू आइदर एन इंटरव्यू, या तो हम इंटरव्यू के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, यानी कि आंसर ले रहे होते हैं, या फिर रिटन क्वेश्चनर दे रहे होते हैं, वो बेसिकली सर्वे कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो दैट इज द वे ऑफ उसका सर्वे बेसिकली। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन सर्वे। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी चीजें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। पॉपुलेशन इज द पीपल दैट द रिसर्चर विशेज टू नो अबाउट। किन लोगों के बारे में आप या किन लोगों पर स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन। और सैंपल फिर क्या होगा, उस पॉपुलेशन में से इज द पीपल चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। उस पॉपुलेशन में से आप चूज कर लेते हो एक थोड़ी सी तादाद। मिसाल के तौर पर आप पंजाब के मैट्रिक के स्टूडेंट्स पर स्टडी करना चाहते हो, तो आप पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स को तो नहीं ले सकते, तो फिर
मिसाल के तौर पर पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स की तादाद है 10 लाख। अब आप 10 लाख फॉर्म तो फिल नहीं करा सकते, तो फिर आप उसका एक सैंपल निकाल लेते हो, 10 लाख में से आप फर्ज कर लेते हो आप 1000 स्टूडेंट्स को निकालते हो कि मैंने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो वो 1000 स्टूडेंट सैंपल होगा उस पॉपुलेशन का। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सैंपल के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब वो जो सैंपल लिया है ना, आपने ये इंश्योर करना होता है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो आपकी पॉपुलेशन को। ये नहीं होगा कि अगर आप आपने 10 लाख स्टूडेंट्स को पे स्टडी करनी है तो आप सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का डेटा लेके आ जाएं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जब आप पूरे पंजाब के बच्चों की बात कर रहे हैं तो फिर आपने प्राइवेट इदारों का भी डेटा लेना, फिर आपने सरकारी इदारों का भी डेटा लेना, फिर आपने जनाब मेल का भी डेटा लेना, फिर आपने फीमेल का भी डेटा लेना, फिर आपने शहरों का डेटा भी लेना, फिर आपने देहातों का डेटा भी लेना है। अगर आप इस तरह से डेटा लेंगे तो फिर ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा आपका। अगर आप एक ही कैटेगरी को उठा के ले आएंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा, ये हमने ध्यान रखना होता है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मैंने बता दिया। बाकी नीचे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑन की वेरिएबल सच एज जेंडर, एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। और ये कहते हैं कि ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल लेना होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये वाली चीज जरूरी होती है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ऑथेंटिक निकलें, ठीक है, अच्छे रिजल्ट या आप कह सकते हैं वैलिड रिजल्ट्स निकलें। अच्छा, इन इलेक्शन पोल्स फॉर इंस्टेंस अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ ऑल लाइकली वोटर्स इज द अपकमिंग इलेक्शन। जैसे हम वो इलेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्शन के अंदर ऐसा होता है ना कि अब इलेक्शन के अंदर हम पूरे पंजाब में तो नहीं जा सकते, तो हम फिर क्या करते हैं, हम फर्ज करें लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर में हम 100 लोगों से 200 लोगों से हम फर्ज करो पूछ लेते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि लाहौर के लोग बेसिकली ज्यादातर क्या सोचते हैं। ठीक है, उन 200 लोगों से पूछने के बाद पता चल जाएगा कि जो लाहौर के लोग हैं वो किस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 100 में से 150 लोगों ने एक पार्टी को बोला है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार ये पार्टी लाहौर से जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ 150 एक तरफ 50, तो ये हमें अंदाजा हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो आप ये नहीं होता कि अब आप सिर्फ फीमेल से पूछ के आ जाएं, फीमेल 200 फीमेल से पूछ के आ जाएं, 150 ने बोला जी हमने फर्ज कर लेते हैं हमने पीटीआई को वोट देना है, तो आप बोलें जी यहाँ से जीतेगी पीटीआई। हो सकता है कि वो मेल जो है मेल सारे ही नून लीग की तरफ हो। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है कि आपने हर तबके के लोगों से पूछना होगा, हर तबके के 200 लोग होने चाहिए आपके पास, यानी कि उन 200 में शामिल हर तबके के लोग होने चाहिए। उसके बाद लास्ट टाइप है इसकी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। Final type of descriptive research is known as observation. When using natural observation, psychologists observe and record behavior that occurs in everyday setting. For instance, a developmental psychologist might watch children on a playground and describe what they say to each other. अब ऑब्जर्वेशनल नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात करें ना, तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, नेचुरल सेटिंग के अंदर आप जब जाके डेटा ले रहे होते हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दैट इज योर नेचुरल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, पार्क के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देख रहे हो लोगों को, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अगर आप क्लास के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अगर आप मतलब किसी स्कूल के अंदर चले जाते हो, कॉलेज के अंदर चले जाते हो, किसी को नहीं बताते कि आप यू आर रिसर्चर, तो आप वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देख लो, दैट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि खुद से नहीं क्रिएट किया गया। वो जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात होती है तो खुद से क्रिएट ना किए जाने वाली जो चीज होती है ना, या ऑब्जर्वेशन होती है, वो जो खुद से क्रिएट करते हैं दैट इज लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन अ सेटिंग क्रिएटेड बाय द रिसर्चर। आप खुद क्रिएट करते हो। दिस परमिट्स द रिसर्चर टू कंट्रोल मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर नोन एज द स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है, आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो। दिस रिसर्च इज यूज्ड टू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ अडल्ट्स एंड यंग चिल्ड्रन इंटरेक्ट, कि कैसे जो हैं, फर्ज कर लेते हैं आपने यंग अडल्ट्स और यंग चिल्ड्रन ऐसा इन्वायरमेंट बनाया, ऐसा सेटअप बनाया कि वहां पर उनकी इंटरेक्शन को देखा जाएगा, तो दैट इज बेसिकली योर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। या आप खुद से डिजाइन कर लेते हो किसी एक्सपेरिमेंट को, जैसे मिसाल के तौर पर वो आपने सुना होगा लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट आपने सुना है ना, जिसमें वो बच्चे को डराता है शोर के साथ, वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, या लेबोरेटरी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होगी उसकी। ये उसने वो सारी चीजें खुद प्लान की थी, खुद वो सारा एक सेटअप बनाया था उसने। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज का लेक्चर यहीं तो होगा हमारा।